जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज हम आप इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का एकदम डिटेल से अध्ययन करेंगे और यह जो है आपके विज्ञान विषय का जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण से है और आज का यह वीडियो का पार्ट 5 होगा। इसके पहले का जो पार्ट है वह आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके पहले के वीडियो के सभी पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जो लोग अभी नहीं देखे हैं वो जो है जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण से के सभी पार्ट को जो है इस तरह से आप अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण चैप्टर से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को देखें, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को अच्छे से डिटेल से इसका अध्ययन करें। तो चलिए अब भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि है तो इसके पहले प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वह इसके पहले के वीडियो यानी कि वीडियो के पार्ट 4 में हम आपको समझा चुके हैं। अब इसकी क्रियाविधि की बात आई है, मैकेनिज्म की बात आई है। तो होता क्या है, सिंपल क्या होता है कि पौधे की पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक उपस्थित होता है और हरित लवक में देखेंगे तो हरित लवक की कोशिकाओं में, हरित लवक में छोटे छोटे गड्ढे के आकार की संरचना पाई जाती है और इसी गड्ढे में जैसी संरचना में एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है, तरल द्रव्य भरे होते हैं जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोला जाता है। ये जो है स्ट्रोमा होता है और स्ट्रोमा की जो पट्टिकाएं होती हैं, स्ट्रोमा में बहुत पतली पतली पट्टिका पाई जाती है। तो स्ट्रोमा की पट्टिका पर जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे कण के आकार की संरचना पाई जाती है। स्ट्रोमा की पट्टिका पर जो है छोटे छोटे कण के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेना कण कहा जाता है। ग्रेना कण कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गया। हम क्या बताएं कि पौधे की पत्ती में हरित लवक जो होता है, हरित लवक में छोटे छोटे गड्ढे नुमा संरचना देखी जाती है जिसमें विशेष प्रकार के कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। उन तरल पदार्थों को स्ट्रोमा कहा जाता है और स्ट्रोमा में जो है कई पतली पतली पट्टी पाई जाती है, जाल नुमा संरचना पाई जाती है। उन्हीं पतली पतली पट्टिका में छोटे छोटे कण के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेना कण कहा जाता है। इतनी बात समझ में आया। तो हरित लवक की जो ग्रेना कण है, कंफर्म हो गया, हरित लवक की ग्रेना कण में जो है क्या होता है, पड़हरिम उत्तेजित होकर के जब जो है एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है जिससे जो है पौधों को ऊर्जा मिलती है और इसी ऊर्जा के फलस्वरूप पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधे की पत्ती है, चलिए इस तरह से समझेंगे। पौधे की पत्ती हो गई है। अब भाई पौधे की पत्ती है तो भाई पत्ती में हरित लवक होगा तो हरित लवक में जो है गड्ढे नुमा संरचना में तरल द्रव्य जिसे जो है स्ट्रोमा कहे। इसी स्ट्रोमा की पट्टी पर छोटे छोटे कण के आकार की संरचना जिसे ग्रेना कण कहते हैं। अब ये जो ग्रेना कण है, ये ग्रेना कण जो है क्या होता है, इसी ग्रेना कण में जो है जो पड़हरिम रहता है, इस ग्रेना कण में जो है पड़हरिम रहता है।
हरित लवक में ग्रेनाकण है और ग्रेनाकण में पढ़हरिम होगा, और वही पढ़हरिम जो है क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से उत्तेजित होता है, हीट होता है। जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्ती पर पड़ता है तो हर पढ़हरिम जो है उत्तेजित हो जाता है, हीट हो जाता है। तो पढ़हरिम के उत्तेजित होने के फलस्वरूप जो है क्या होता है, एडीपी यानी कि कुछ ऊर्जा की खपत होती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का मतलब है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होना, ट्राइफॉस्फेट का बनना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि कहलाती है। कुछ नहीं करना है, एडीपी से एटीपी बना देंगे, जो है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि हो जाएगी। लेकिन एडीपी से एटीपी बनेगा कैसे, हम अभी आपको बताएं कि पौधे की पत्ती में क्या हरित लवक की गुहिका में स्ट्रोमा की पट्टिका में छोटे छोटे कण के आकार के ग्रेनाकण में पढ़हरिम सूर्य के प्रकाश को, जब सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्ती पर पड़ा तो पढ़हरिम जो है उत्तेजित हो जाती है, हीट हो जाती है। इसके हीट होने से एडीपी बनती है। एडीपी से जो है क्या होता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तक का बनना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कहलाती है। समझ में आया इतना। अब चलिए कैसे कैसे बनेगा, एडीपी से एटीपी कैसे बनता है, अब उसको समझ लेते हैं। अब ये तो लिखने की बात हो गई क्या, कि पौधे की पत्तियों में हरित लवक में जो है स्ट्रोमा कण तथा स्ट्रोमा कण की पट्टिका में पाए जाने वाले ग्रेनाकण में उपस्थित पढ़हरिम सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके जो है क्या करते हैं, एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं। यह विधि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कहलाती है। इतना लिखने की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को पॉज करके लिख डालेंगे। अब देखेंगे कि इसकी क्रिया विधि किस तरह से है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि मिलती है वह 2 चरण में मिलती है। कितने? 2 चरणों में मिलती है। तो पहला चरण होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में, या जो है इसका प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन के रूप में होता है। चलिए अब उसको देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि का प्रकाशिक अभिक्रिया। इतना स्पष्ट हो गया। चलिए प्रकाश ऐसे लिख डालेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, संश्लेषण की क्रिया निम्न 2 चरणों में होती है। निम्न 2 चरणों में होती है, चरणों में होती है। तो पहला चरण क्या है इसका? पहला चरण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक या इसी को हिल अभिक्रिया कहते हैं, हिल अभिक्रिया के रूप में। इसी को जो है लाइट रिएक्शन बोला जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आया इतना। अब देखेंगे भाई प्रकाशिक है या हिल अभिक्रिया। कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में या हरित पत्ती के हरित लवक में उपस्थित ग्रेनाकण तथा ग्रेनाकण में पढ़हरिम के उत्तेजित होने से एडीपी से एटीपी
एडीपी से एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बनने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है। इस प्रकाशिक अपक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया, इसलिए इस प्रकाशिक अपक्रिया को हिल अपक्रिया कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? पौधे की पत्ती के हरित लवक में उपस्थित स्ट्रोमा की पट्टिका में उपस्थित ग्रेना कण के पड़हरिम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हीट होकर के एडीपी से एटीपी का यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यह अपक्रिया प्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया का विस्तृत अध्ययन रॉबर्ट हिल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, इसलिए प्रकाशिक अपक्रिया को हिल अपक्रिया कहा जाता है। स्पष्ट हुआ? चलिए, अब होता क्या है कि प्रकाशिक या हिल अपक्रिया में जो होता है, इसकी जो क्रिया विधि मिलती है वह कुछ इस तरह से मिलता है। सामान्यतः जो पौधे होते हैं ये जो है क्या करते हैं, जब पौधे की पत्ती का जो पड़हरिम है ग्रेना कण से जो उत्तेजित होती है, ग्रेना कण के द्वारा जो पड़हरिम उत्तेजित होती है, यह पड़हरिम जो है क्या करती है कि पौधे के जड़ के द्वारा मृदा से जो जल तथा खनिज पदार्थ अवशोषित करके पत्तियों तक जो जल पहुंचे होते हैं, इस जल को जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पड़हरिम उत्तेजित होती है, यह उत्तेजित पड़हरिम जो है जल को अपघटित करती है, जल को जो है उसके आयनों में तोड़ देती है। देखो भाई, क्या होता है कि पौधे जो है अपने जड़ के मूल रोम के द्वारा मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्ती में जो पड़हरिम की ग्रेना कण है, ग्रेना कण के द्वारा जो पड़हरिम उत्तेजित हो जाती है, गर्म हो जाती है, वह पड़हरिम क्या करती है, ये पत्ती तक पहुंचने वाले जल को उसके आयनों में तोड़ देती है, जल अपघटन करा देती है। जब जल अपने आयन में टूटेगा तो वह जो है H+ और OH- आयन में टूटता है। तो पहला चरण क्या मिलता है, इसका फर्स्ट स्टेप मिलता है, स्टेप फर्स्ट इसका क्या मिलता है, जो जल है इस जल का जो है प्रकाशिक अपघटन होता है। तो प्रकाशिक अपघटन होगा यानी कि 4H2O किस रूप में प्रकाशिक अपघटन होगा, उत्तेजित पड़हरिम के द्वारा, उत्तेजित पड़हरिम द्वारा इसका जो है प्रकाशिक पड़हरिम है, इसका प्रकाशिक अपघटन होता है और यह बनाती है 4H+ और जो है 4OH- आयनों में टूट जाता है। जल टूटा H+ और OH- आयन में। ये जल कहां से मिला, पौधे अपने जड़ के मूल रोम के द्वारा मृदा से जल तथा खनिज पदार्थ को अवशोषित करके जो पत्ती तक पहुंचाए, और उसी पत्ती की जो पड़हरिम ग्रेना कण के द्वारा सूर्य के प्रकाश को ग्रेना कण एब्जॉर्ब की, और ग्रेना कण से जो है पड़हरिम गर्म हो गई, हीट हो गई, और हीट पड़हरिम जो है क्या की, उत्तेजित होकर के जल को उसके आयन में H+ और OH- आयन में तोड़ देती है। इतना कर दी, ये पहला चरण हो गया, पहले स्टेप की प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक अपक्रिया की पहला स्टेप हो गया। ठीक, चलिए अब दूसरा स्टेप में क्या होता है, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड देखेंगे। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि
ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है, यह हाइड्रॉक्सिल आयन जो है ये आपस में संघनन की क्रिया करता है। कई हाइड्रॉक्सिल आयन आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके जो है O2 को रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो क्या बन जाएगा यहां पर, क्या बनेगा, 4OH माइनस आयन जो है संघनन की क्रिया करेगा, संघनन की क्रिया करता है और संघनन की क्रिया में ये क्या बनाएगा, 2H2O प्लस O2 बनाता है, ऑक्सीजन का निर्माण हो जाता है। समझ में आया? और यही ऑक्सीजन जो है क्या करता है, वायुमंडल में चला जाता है, पौधे की पत्तियों से निर्मुक्त हो जाता है और इसी ऑक्सीजन का उपयोग जंतु कोशिकाओं के द्वारा श्वसन की क्रिया में किया जाता है। जब यह ऑक्सीजन पौधे की पत्ती से क्या करता है, निर्मुक्त होता है, निकलता है, तो पौधे की पत्ती का जो रंध्र की द्वार कोशिका होती है वो खुल जाती है और वायुमंडल की जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वह पौधे की पत्ती के रंध्र में प्रवेश कर जाती है, यानी कि पौधे की पत्ती में आ जाती है। कब? जब यह O2 रिलीज होगा, निकलेगा। तो इतना समझ में आ गया। पहले स्टेप में क्या हुआ, जल का उत्तेजित पड़हरिम की सहायता से जल अपने आयन में H+ और OH- आयन में टूटा और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यही OH- आयन हाइड्रॉक्सिल आयन मिल करके संघनित होकर के संघनन की क्रिया करके जुड़ करके जो है क्या किए, जल और O2 का निर्माण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और यही ऑक्सीजन जो है पौधे की पत्ती के रंध्र की द्वार कोशिका से निकल करके सीधा वायुमंडल में चले जाते हैं और रंध्र की द्वार कोशिका खुले रहने की वजह से वायुमंडल की जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वह पौधे की पत्ती में प्रवेश कर जाती है और वही CO2 जो है इस जल के साथ अब क्रिया करती है। जब जल के साथ अब क्रिया करेगी तो कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो होगा क्या कि भाई जब जल के साथ अब क्रिया करेगी तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा और बनने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह कहां, फ्लोएम नलिका की सहायता से पौधे के जड़ तक भेज दिया जाता है, जिससे जो है पौधों का पोषण हो जाता है। तो जब जल के साथ अब क्रिया करेगी CO2 तो कुछ इस तरह से अब क्रिया मिल जाएगी, जैसे यहां पर देख लें, CO2 प्लस H2O ये बनाएगा क्या, यहां पर जो है प्रकाश की उपस्थिति लिख देंगे, ऐसे प्रकाश की उपस्थिति ऐसे लिखेंगे। तो क्या बनाएगा ये, यहां पर देखेंगे ये बनाएगा C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। जब समीकरण को संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 12H2O और यहां पर जो है 6O2 हो जाएगा, 6O2 हो जाएगा। यहां भी जो है 6H2O कर देंगे, देखेंगे 6 12 ऑक्सीजन और इधर 12, 24 ऑक्सीजन और इधर जो है 12 और 6 दूनी 12 यानी कि 24 ऑक्सीजन, 6 कार्बन और जो है 12 दूना 24 हाइड्रोजन है और 12 हाइड्रोजन यहाँ, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यहाँ, समीकरण संतुलित हो जाता है। तो
जब ऑक्सीजन निर्मुक्त हो गया रंध्र की कोशिका से, तो रंध्र की द्वार कोशिका ओपन होने की वजह से, रंध्र के खुले होने की वजह से वायुमंडल की CO2 जो है क्या करता है, पत्ती के रंध्र में प्रवेश करता है, और यही CO2 जो है जल के साथ अपक्रिया करके जो है प्रकाश की उपस्थिति में इस कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। इसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और इसी कार्बोहाइड्रेट्स को जो है क्या होता है, यही कार्बोहाइड्रेट्स फ्लोएम नलिका जो है पौधे की जड़ तक लेके जाती है और पौधों का पोषण होता है। समझ में आया? चलिए, अब यहां पर हुआ क्या कि हिल अपक्रिया में फर्स्ट स्टेप में जल जो है उत्तेजित पड़हरिम के द्वारा H+ और OH- आयन में टूटा, और सेकेंड स्टेप में जो OH- है यह संघनन होकर के, इसमें संघनन की क्रिया का मतलब है कि आपस में जो है प्रेशर की वजह से आपस में जो है क्या करते हैं, कई जो है OH- आयन आपस में मिल करके जो है क्या करते हैं, O2 का निर्माण करते हैं, जिसमें जल बनता है। और जो हाइड्रोजन आयन है, अब इसका क्या होता है, थर्ड स्टेप के लिए, स्टेप थर्ड में जो है क्या मिलता है कि जो हाइड्रोजन आयन है, यह हाइड्रोजन आयन जो है, इस हाइड्रोजन आयन से इलेक्ट्रॉन ग्राही करने वाला, देखो पौधे की पत्तियों में, पौधे की कोशिका में NADH पाया जाता है, यहां पर NADH होता है या NADP होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट होता है। इसको लिखते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, यह पाया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है थर्ड स्टेप के लिए, यह हाइड्रोजन आयन जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही करने वाले जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट होता है, इस निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ इस हाइड्रोजन का थर्ड स्टेप में अपचयन होता है, और थर्ड स्टेप में जब इनका अपचयन होता है तब जो है ADP से ATP का निर्माण हो जाता है और पादप कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, और पौधों में तब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। तो इसको होगा क्या है, यहां पर क्या बनेगा, 4H, भाई 4H प्लस है, यह करेगा क्या 2NADP बनाए, भाई किससे, 2NADP से, यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। यह कहां से मिली, पौधे की पत्ती में, पौधे की कोशिका से मिली। तो इसके साथ मिल करके मतलब अपचयित होकर के, क्या करके, अपचयित होकर के, अपचयन की क्रिया लिखेंगे, अपचयित होकर के क्या बनाएगा ये 2NADPH2 बनाता है, इस तरह से बनता है। तो हाइड्रोजन आयन का NADP के साथ अपचयित होकर के 2NADPH2 का बनना जो है ADP से ATP का फॉर्मेशन कहलाता है। इस प्रकार जो है ADP से ATP का निर्माण होता है, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा को पाते हैं जब पौधे, तो वायुमंडल से CO2 के साथ H2O की अपक्रिया करा करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और इनका पोषण होता है, और इसी कार्बोहाइड्रेट्स को फ्लोएम नलिका जो है पौधे की जड़ तक ले जाएगी और पोषण की क्रिया हो जाती है। तो इतनी क्रिया जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकिया हिल अपक्रिया कहलाती है, और यह अपक्रिया जो है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया विधि है वह 2 चरण में मिली। एक तो आपको प्रकाशिकिया हिल अपक्रिया, अब दूसरी जो है अप्रकाशिक
अथवा डार्क रिएक्शन मिलता है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीडियो को पॉज करके पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, लिखते जाएंगे। बिल्कुल सरल है, आसान है, समझ में आता जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई भाई। देखो लिखना का क्या है आपको, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि हेडिंग बन गई। अब इसमें आपको लिखना क्या था कि पौधे की पत्ती के ग्रेना कण में परागण के उत्तेजित होने से, अब परागण उत्तेजित कैसे होगी? प्रकाश के द्वारा। परागण के उत्तेजित होने से एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन ही, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कहलाती है। अब दूसरा मिला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला मिला प्रकाशिक या हिलव क्रिया। तो प्रकाशिक या हिलव क्रिया को लिखना चाहेंगे, हेडिंग बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, अथवा पौधों में एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलती है। इस प्रकाशिक क्रिया का विस्तृत अध्ययन रॉबर्ट हिल के द्वारा किया गया, इसलिए इस क्रिया को हिलव क्रिया कहा जाता है। यह हिलव क्रिया निम्न 3 चरणों में संपन्न होती है, अथवा कई चरणों में संपन्न होती है। तो पहला क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में पौधे की पत्तियों में उपस्थित परागण जब ग्रेना कण के द्वारा उत्तेजित होती है, अथवा सूर्य के प्रकाश से जब ग्रेना कण उत्तेजित होता है और ग्रेना कण से जब परागण उत्तेजित होती है, तो पौधे के जड़ के द्वारा अवशोषित किया गया जल जो पत्ती तक पहुंचा होता है, उस जल का जलीय अपघटन होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल जो है H+ आयन और OH- आयन में टूट जाता है। और सेकेंड स्टेप में यही OH- आयन का जो है कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और यह ऑक्सीजन पौधे की पत्ती से निकल करके वायुमंडल में चला जाता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का पौधे की कोशिका में उपस्थित निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ अपचयन की क्रिया होती है, अर्थात हाइड्रोजन आयन NADP के साथ अपचयित होकर के NADPH2 बनाता है, अर्थात ADP से ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार ADP से ATP के बनने की क्रिया के फलस्वरूप पादप कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा से ये पौधे जो है वायुमंडल की CO2 के साथ जल से अपक्रिया करा करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, और पौधे की पत्ती में बना कार्बोहाइड्रेट्स फ्लोएम नलिका की सहायता से पौधे के जड़ तक भेज दी जाती है, जिससे पौधों में पोषण हो जाता है। तो यह पूरी क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक या हिलव क्रिया कहलाती है। स्पष्ट हो गया? चलिए दूसरी हेडिंग अब मिली, इसका दूसरा चरण मिला अप्रकाशिक क्रिया। ये तो पहला हो गया प्रकाशिक, दूसरा क्या है? अप्रकाशिक है, यानी कि ये लाइट रिएक्शन है, वह डार्क रिएक्शन है। चलिए अब डार्क रिएक्शन क्या है इसको देख लेते हैं। चलिए भाई, चलिए भाई, अब है आपका दूसरा चरण जो है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का जो दूसरा चरण है वह है अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। अप्रकाशिक क्रिया या केल्विन चक्र। तो अप्रकाशिक क्रिया या केल्विन चक्र क्या है इसको समझेंगे। देखिए होता क्या है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया अथवा पादपों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण होने की क्रिया जो है अप्रकाशिक क्रिया। पादपों में प्रकाश की उपस्थिति में जो है पोषण करने की क्रिया जो है अप्रकाशिक क्रिया कहलाती है।
इस अपक्रिया का विस्तृत अध्ययन जो है, इसका अध्ययन जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इसलिए इस अप्रकाशिक अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहा जाता है। और आगे देखेंगे तो इस अप्रकाशिक अपक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला जो है क्या होता है, एक अस्थाई यौगिक बनता है। एक अस्थाई यौगिक बनता है जिसे क्या बोलते हैं? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है। इस तरह से तो इस अप्रकाशिक अपक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला एक अस्थाई यौगिक बनता है जिसे फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है, जो प्रथम यौगिक या प्रथम अस्थाई यौगिक होता है। इस चक्र में अर्थात अप्रकाशिक अपक्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला प्रथम अस्थाई यौगिक का निर्माण फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के रूप में होता है। इसलिए इस अप्रकाशिक अपक्रिया को C3 साइकिल भी कहा जाता है। C3 साइकिल कहा जाता है। इतनी चीज है। और इस अपक्रिया का और अच्छे से डिटेल से अध्ययन केल्विन तथा बेंसन के द्वारा किया गया। इसलिए इस अपक्रिया का जो चक्र होता है, इस चक्र को जो है केल्विन बेंसन चक्र कहा जाता है अथवा केल्विन चक्र कहा जाता है। देखेंगे मिला प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 चरण में मिली। तो पहला तो प्रकाशिक अपक्रिया थी, जिसमें आपको हम बताए कि क्या था कि प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया प्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है, अथवा इसी क्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहा जाता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन पर बहुत बार जो है टिप्पणी पूछा जाता है। तो एडीपी से एटीपी बनने की क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। और दूसरा चरण मिल गया आपको अप्रकाशिक या केल्विन चक्र। तो अप्रकाशिक अपक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन, यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में पादपों में पोषण का होना अप्रकाशिक अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया का विस्तृत अध्ययन जो है ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इसलिए इस अपक्रिया को जो है ब्लैकमैन यानी कि डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसी अपक्रिया में जो है क्या होता है कि सबसे पहले 3 कार्बन परमाणु वाला एक अस्थाई यौगिक के रूप में फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसलिए इस अपक्रिया को C3 साइकिल कहा जाता है। और क्या हुआ, इस अपक्रिया के चक्र का विस्तृत अध्ययन केल्विन तथा बेंसन के द्वारा किया गया। इसलिए इस अपक्रिया को केल्विन बेंसन चक्र भी कहा जाता है। अब इसको समझेंगे कि इसमें होता कैसे है, पौधों में जो है यह क्रिया विधि कैसे चलती है प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो होता क्या है इसमें कि यहां कार्बोक्सीकरण से समझेंगे। तो कार्बोक्सीकरण की क्रिया जो है पादपों में कब होती है कि जब प्रकाश या जो है प्रकाशिक अपक्रिया चली थी पादपों में। तो प्रकाशिक अपक्रिया में क्या था कि पौधे की जो पढ़हरिम के ग्रेना कण थे,
जो पढ़हरिम के ग्रेना कण थे, पढ़हरिम के ग्रेना कण के द्वारा जब पढ़हरिम उत्तेजित हुई तो जल को प्रकाशिक अपघटन कराई। जब जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ था तो जल जो है H+ और OH- से आयन में टूटा। अब वही जो H+ आयन है, वही H+ आयन जो है क्या करता है, पौधे की कोशिका के जो इलेक्ट्रॉन ग्राही कोशिका होती है उससे कुछ ऊर्जा NADP होती है। इस NADP के साथ H+ जो है क्या करता है, अपचयित होता है। यहां पर देखेंगे क्या होता है, कब प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाशिक अपक्रिया में पढ़हरिम की ग्रेना कण के द्वारा जब पढ़हरिम उत्तेजित होती है तो ग्रेना कण के उत्तेजित होने से, ग्रेना कण के द्वारा पढ़हरिम के उत्तेजित होने से जल का क्या होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है। तो प्रकाशीय अपघटन में 4H मिला था, 4H आयन जो है मिला, यही 4H आयन जो है NaPH के साथ क्या करता है, अपचयित होता है। अब NaPH क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, NaP। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ जो है जब अपचयित होगा, यह निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन ग्राही कोशिका होती है। तो इसके साथ जब क्या करेगी, कुछ इस तरह से 4, यहां पर देखेंगे 4H+ है, यह किसके साथ, 2NADP, 2NADP के साथ जब अपचयित होती है तो क्या करती है, 2NADPH2 बनाती है। यही बनाई, 2NADPH2 बनाती है। अब कार्बोक्सी कण की क्रिया में, अप्रकाशिक अपक्रिया में, ये तो प्रकाशिक अपक्रिया में हुई थी, अब यही जो है अप्रकाशिक अपक्रिया में भी क्या होता है, जब अप्रकाशिक अपक्रिया की केल्विन चक्र चलती है तो कार्बोक्सी कण की क्रिया में यही H+ आयन इलेक्ट्रॉन ग्राही निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ, यहां पर जो है H2 होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के साथ जो है, अब सही है, क्या करता है, 2NADPH2 बनाता है, अपचयित होकर के इतना बनाता है कार्बोक्सी कण की क्रिया में। समझ में आया इतना। अप्रकाशिक अपक्रिया में पादप कोशिका के किसमें, जल के प्रकाशीय अपघटन से जो H+ आयन है, इस H+ आयन के साथ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट इलेक्ट्रॉन ग्राही के साथ अपचयन की क्रिया होती है जिसमें 2NADPH बनता है। कार्बोक्सी कण की क्रिया में इतना होता है। और इसी 2NADPH2 के बनने के साथ क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। 3 कार्बन परमाणु वाले फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है। और यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है। 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, कब, अपचयन की क्रिया में। यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल जो है कुछ ऊर्जा की खपत करके, कुछ ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में और जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में लगा करके यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल क्या करता है, 3 कार्बन परमाणु वाला जो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है। अपचयन की क्रिया में 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना लेता है। और यही 3 कार्बन परमाणु वाला फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो है क्या करता है, बनने के साथ कुछ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट निर्मुक्त होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि 6 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का निर्माण होता है। और इन्हीं 6 कार्बन परमाणु वाले
जो है यहाँ पर ट्रायोज फास्फेट है, तो ट्रायोज फास्फेट होगा और इस ट्रायोज फास्फेट के साथ जो है 6 कार्बन परमाणु वाला यौगिक ग्लूकोज के रूप में बनता है। इतना हो जाता है। कहने का मतलब है कि यहां से फिर से समझेंगे कार्बोक्सीकरण की क्रिया। पहले तो कार्बोक्सीकरण की क्रिया चलती है। कार्बोक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, प्रकाशी अपघटन की क्रिया में अथवा प्रकाशिक अपक्रिया में, जो प्रकाशीय अपघटन की क्रिया में 4H था वह इलेक्ट्रॉन ग्राही निकोटीनम आयोडीन डाइफॉस्फेट के साथ अपचयित होकर के 2NADPH बनाता है। इस 2NADPH के बनने के साथ 3 कार्बन परमाणु वाले फास्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण होता है और यही 3 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी फास्फोग्लिसरिक अम्ल के बनने के कारण इस चक्र को C3 साइकिल कहा जाता है। इसके बनने के साथ यह 3 कार्बन परमाणु वाला फास्फोग्लिसरिक अम्ल कुछ एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADP निकोटीनामाइड डाइफॉस्फेट ऊर्जा की खपत करके अपचयन की क्रिया होती है। इसमें अपचयन की क्रिया होती है और 3 कार्बन परमाणु वाला फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है। इतना समझ में आया। और यही फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का जो है कुछ बनने के साथ कुछ ऊर्जा ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में निकोटीनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट के रूप में निर्मुक्त हो जाती है, निकल जाती है। इसके निकलने के फलस्वरूप जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है इस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का अपचयन हो जाता है। अब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C3H5O3 होता है। यहां पर जो है 2 मोल ले लिया जाता है। जब इसका अपचयन कराएंगे यानी कि अपचयन कराएंगे तो यहां पर ऐसे कर देते हैं, 2H कर देते हैं ऐसे। जब इसका अपचयन कराएंगे तो क्या बन जाता है, C6H12O6 बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। क्या बनता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अपचयन की क्रिया हुई किसमें, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। अपचयन की क्रिया, अब भाई फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये है, ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें अपचयन की क्रिया होगी तो अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप ट्रायोज फास्फेट बनता है। ट्रायोज फास्फेट के बनने के साथ यही ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है और बना हुआ ग्लूकोज जो है क्या करता है, पादप कोशिकाओं को ऊर्जा देती है, पौधों में पोषण होता है। अब पुनः जो है क्या होता है कि इस ग्लूकोज के बनने के साथ जो है कुछ एटीपी ऊर्जा की खपत करा करके रीजनरेशन की क्रिया होती है, पुनर्जनन की क्रिया होती है, जिसमें कुछ ADP ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जो है निकलती है, ATP लगाई जाती है, ग्लूकोज बना इधर और पादप कोशिका को ऊर्जा मिली, अप्रकाशिक अपक्रिया होती है, पौधों में पोषण होता है। लेकिन पुनः जो है क्या होता है कि कुछ ग्लूकोज, कुछ ऊर्जा, इसी ग्लूकोज से कुछ ऊर्जा ATP के रूप में लगाई जाती है पादप कोशिकाओं में रीजनरेशन के लिए, पुनः निर्माण के लिए, जिसमें जो है कुछ ATP का निर्माण होता है, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बनते हैं और यह जो है 5 कार्बन परमाणु वाला रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट बनाती, रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होता है और यही रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट जो है क्या करता है, पादपों में प्रकाशिक अपक्रिया कराने के लिए, पादपों में कौन सी अपक्रिया, प्रकाशिक अपक्रिया, हिल रिएक्शन कराने के लिए जो है क्या करता है, वायुमंडल से CO2 और H2O को साथ अपक्रिया कराता है। CO2 और H2O के साथ, जल के साथ अपक्रिया करा करके ग्लूकोज बनाता है, यानी कि C6H12O6 बनाता है और प्रकाशिक अपक्रिया होती है। जब फिर प्रकाशिक अपक्रिया यहां होगी तो फिर से जो है क्या होगा,
पादप पौधे की पत्तियों के जो पड़हरिन की ग्रेनाकड़ है, वह ग्रेनाकड़ जो है क्या करेगी, पड़हरिन को उत्तेजित करेगी। फिर पड़हरिन जो है क्या करेगा, जल का प्रकाशिक अपघटन करेगा और फिर जो है जल जो है क्या करेगा, H+ और OH- आयन में टूटेगा और वही H+ आयन जो है फिर से क्या करेगी, कार्बोक्सीकरण की क्रिया में ग्राही NADP निकोटिनामाइड नीम डाइफॉस्फेट के साथ अपचयित होगी। फिर से 2NADPH बनेगा और फिर से जो है 3 कार्बन परमाणु वाला अस्थायी यौगिक फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनेगी और यही जो है फास्फोग्लिसरिक अम्ल का कुछ ऊर्जा की खपत करा करके अपचयन की क्रिया कराई जाएगी और जो है फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनेगी और इसी अपचयन के फलस्वरूप जो फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनती है और इस फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का जो है जब अपचयन कराया जाएगा, इस तरह से अपचयन कराया जाएगा तो फिर से जो है ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज के बनने से पादप कोशिका को ऊर्जा मिलेगी, अप्रकाशिक अपक्रिया होगी। अप्रकाशिक अपक्रिया के साथ कुछ ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में पौधे खर्च करके रीजनरेशन की क्रिया करेंगे, पुनः निर्माण की क्रिया करेंगे, जिसमें कुछ एडीपी का निर्माण होगा, ऊर्जा मिलेगी और इस ऊर्जा के निर्माण के साथ पुनः पौधों में रिबोलोस 1,5 5 कार्बन परमाणु वाला रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट का निर्माण होगा और यही रिबोलोस 1,5 बाइफॉस्फेट क्या करेगा, वायुमंडल से CO2 और H2 को जो है के साथ अपक्रिया करा करके CO2 का निर्माण करेगा और ग्लूकोज का निर्माण होगा और प्रकाशिक अपक्रिया फिर से चलेगी। फिर से प्रकाशिक अपक्रिया चलेगी तो फिर से जो है पौधे की पत्ती के ग्रेनाकड़ क्या करेगा, पड़हरिन को उत्तेजित करेगा और पड़हरिन जो है जल को तोड़ेगा, फिर से वही चीज दोहराई जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रकाशिक अपक्रिया है, प्रकाशिक अपक्रिया पौधे की पत्ती के पड़हरिन के ग्रेनाकड़ की उपस्थिति में होती है, ग्रेनाकड़ की उपस्थिति में होती है। लेकिन जो ये अप्रकाशिक अपक्रिया है ये पौधे के पड़हरिन के स्ट्रोमा में होती है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो अप्रकाशिक अपक्रिया पौधे के पड़हरिन की स्ट्रोमा द्वारा होती है या स्ट्रोमा में होती है और प्रकाशिक अपक्रिया जो है पौधे की पत्ती के ग्रेनाकड़ में होती है। समझ में आया? ठीक। 3 कार्बन परमाणु वाले अस्थायी यौगिक के बनने के कारण 3 कार्बन परमाणु वाले फास्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के बनने के कारण इस अपक्रिया को C3 साइकिल भी कहा गया। इस अपक्रिया का अध्ययन ब्लैकमैन के द्वारा किया गया, इसलिए इस अपक्रिया को ब्लैकमैन अपक्रिया कहा गया। यह अपक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए अप्रकाशिक अपक्रिया कहा जाता है। इस अपक्रिया के चक्र का विस्तृत अध्ययन केल्विन बेंसन के द्वारा किया गया, इसलिए इसको केल्विन अथवा बेंसन चक्र कहा जाता है। और क्या मिला, बस इतना मिल जाता है। इसी को जो है डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल इतना कहा जाता है। समझ में आया? तो सिंपल है। हाँ, एक चीज और है कि प्रकाशिक अपक्रिया में क्या मिला था, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी के बनने की क्रिया फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। इस तरह से इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जो है पादपों में 2 चरण में होती है, एक प्रकाशिक अपक्रिया के रूप में और एक दूसरा जो आपका यह मिला अप्रकाशिक अपक्रिया के रूप में। तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके जो है लिखते चलेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। समझ में आ गया? चले अब अगली हेडिंग आप देखेंगे अपने जो है जैव प्रक्रम फर्स्ट पोषण से अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग कौन सी है, चलिए उसको पढ़ते हैं, उसको जानते हैं।